अब हम नेक्स्ट देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या बताती है एक्चुअल में? तो अभी हमने देखा था वेलोसिटी में चेंज हुआ था। अगर एरिया चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि प्रेशर चेंज हुआ होगा उस पॉइंट पर। तो रिलेट्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 points विथ प्रेशर डिफरेंस को वेलोसिटी के साथ बताएगा, और अगर एलिवेशन होगा पाइप में उससे भी रिलेट करेगा। प्रेशर डिफरेंस को वेलोसिटी के साथ कॉमा एलिवेशन के साथ रिलेट करती है ये इक्वेशन। तो सपोज हमारे पास ये कोई पाइप है, ये हमारा बेस है, ये H1, ये हमारा H2 हाइट। ये वाला पॉइंट H2 हाइट पर है, ये वाला पॉइंट H1 हाइट पर। इसके अंदर क्या है? लिक्विड है। अब लिक्विड यहां से ऊपर गया है, मतलब जो इसके साथ इस पाइप में लिक्विड आ रहा होगा, इस वाले लिक्विड पे धक्का मार रहा होगा, ऊपर जा रहा, ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है A1, ये है A2 क्रॉस सेक्शन। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंसीडर करते हैं। इन डेल्टा टी टाइम जितना लिक्विड यहां से आगे बढ़ेगा उतना ही लिक्विड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा। सेम डेल्टा टी टाइम में हमारा लेंथ कितना आ जाएगा उसको देख रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी है v1, इस पॉइंट पे है v2। इन दोनों एरियाज को एक काम करते हैं, थोड़ा एनलार्ज करके बनाते हैं। यहाँ पे v2, यहाँ पे v1। ये कितना लेंथ कवर करेगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगा v1 डेल्टा टी। यहाँ से यहाँ तक कितना कवर करेगा? v2 डेल्टा टी। ये आ गया L2। इतना लेंथ कवर करेगा। जितना लिक्विड यहाँ से यहाँ तक एंटर करा उतना ही लिक्विड इस पॉइंट से डेल्टा टी टाइम में यहाँ पर मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इन इक्वल टू वॉल्यूम लिख लेते हैं। सपोज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से ए डैश, बी से बी डैश। तो जितना वॉल्यूम ए से ए डैश तक गया होगा उतना ही वॉल्यूम बी से बी डैश तक गया होगा। वॉल्यूम ए टू ए डैश, वॉल्यूम बी टू बी डैश। तो वॉल्यूम हमारा क्या आएगा? डेंसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो
एरिया हमारा यहाँ पे कितना है A1 V1 डेल्टा टी, यहाँ पे कितना आएगा A2 V2 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में इतना वॉल्यूम A से A डैश गया है और B से B डैश गया है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब हमारा इस लिक्विड को अगर A डैश पर आना है तो कितना वर्क लगा है वो देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग फ्लूइड फ्रॉम A टू A डैश। देखते हैं कितना वर्क लगा है। लिक्विड हमारा इनिशियली यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, इस वाले पॉइंट पे इसके पीछे जो लिक्विड होगा वो यहाँ पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स की वजह से ये आगे जा पा रहा है। ए से ए डैश, फोर्स आएगा प्रेशर इनटू एरिया P1 इंटू A1, और ये हमारा लेंथ L1। तो एक तो वर्क आया हमारे पास, इसकी वजह से इसको रेजिस्ट कौन कर रहा होगा, इतना पार्ट ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पीछे वाला जो प्रेशर है वो इस पार्ट को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो इस पे क्या करेगा, पीछे साइड धक्का लगाएगा, क्योंकि प्रेशर हर एक डायरेक्शन से लगता है। तो P2 इंटू A2, इस वाले पार्ट में क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा पीछे डायरेक्शन में, इसे रेजिस्ट कर रहा होगा। यहाँ पे लेंथ L2 था। एक वर्क डन आ रहा हमारा F1 इंटू L1, और दूसरा वर्क क्या आ रहा, प्रेशर हमारा फोर्स अपोजिट साइड में, लेंथ आगे साइड में, तो माइनस आ जाएगा F1 L2 F2 L2। F1 है हमारा P1 A1 इंटू L1 कितना था V1 डेल्टा टी, माइनस F2 कितना है P2 A2, L2 है V2 डेल्टा टी। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, पीछे वाला प्रेशर इस लिक्विड पे आगे फोर्स लगा रहा होगा, पर यहाँ पे लिक्विड को रेजिस्ट कौन कर रहा, ये पीछे वाला, यहाँ पे जो लिक्विड भरा होगा ये इस लिक्विड को आगे आने से रेजिस्ट कर रहा है। इस पे क्या कर रहा, प्रेशर लग रहा है P2 इंटू A2। अगर हमें मूव करना है तो L1 भी मूव करना पड़ेगा, प्लस इस L2 की वजह से भी वर्क करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव, क्योंकि Fs cos 180 आ जाएगा, cos 180 माइनस 1। नोट कर सकते हैं इतना। तो यहां से अगर देखेंगे तो P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। हमने देखा था यहाँ पे हमारा क्या आया था, सेम आया था, फर्स्ट इक्वेशन सेम था। इसको अगर बोलते हैं हम डेल्टा V, इसको अगर डेल्टा V बोल दे और इस इक्वेशन को बोल देते हैं 1। तो जहाँ पे हमने वॉल्यूम वाली इक्वेशन लिखी थी, वॉल्यूम A से A डैश तक और B से B डैश तक,
उस इक्वेशन को डेल्टा वी लेके 1 पुट कर दें। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये आया हमारे पास वर्क फ्रॉम फर्स्ट, इस इक्वेशन को हमने 1 बोला है, दोनों इक्वल है किसके, डेल्टा वी के, तो P1 डेल्टा वी माइनस P2 डेल्टा वी, तो P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी आ जाएगा हमारा वर्क डन फ्रॉम A टू A डैश। इसे नोट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारा अलग है, प्रीवियस वाला पार्ट है। वर्क डन आ चुका है हमारे पास, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास वर्क डन आया है, तो जब हमने वर्क किया है तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई थी, v1 से यहाँ पे v1 था, लिक्विड आगे बढ़ा और वेलोसिटी क्या हो गई थी, v2 हो गई थी। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग no losses in energy, तो जितना वर्क किया है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। W हमारा आ चुका है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे था v1, इसका वेलोसिटी v2, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमने क्या लिया था, डेल्टा v, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, mg, यहाँ पे हाइट हमारा h1 था, इस पॉइंट पे हाइट h2 था, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, इस पॉइंट पे हाइट है हमारा h2, हाइट की वजह से mgh यूज़ करते हैं, mgh2 माइनस h1, मास की जगह लिख सकते हैं रो डेल्टा v h2 माइनस h1 इंटू जी। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5। इस 4 और 5 को W में पुट कर देंगे। पहले इतना नोट कर लें, पुट करते हैं 4 और 5 को फर्स्ट में, पुट 4, 5 इन 3 एज W हमारा क्या था, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। W भी हमें पता है, फर्स्ट इक्वेशन से W भी हमारा आ चुका था। W कितना आया था, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, P1 माइनस P2 डेल्टा V इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया है, हाफ रो डेल्टा V, हाफ रो डेल्टा V V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में
रो डेल्टा वी H2 माइनस H1 इंटू जी, ये आया है हमारे पास। इसको नोट कर सकते हैं। डेल्टा वी को तीनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं, क्या आ जाएगी इक्वेशन? P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन। अब जो 1 1 वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। P1 ये हमारा नेगेटिव में है तो प्लस इधर साइड ले आएंगे, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी नेगेटिव H1 है, इस साइड लाते हैं, रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये आ गई हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहाँ से लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही है हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो या तो हाइट इंक्रीज कर रहा होगा, सपोज वेलोसिटी इंक्रीज करी तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा अगर हम हाइट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो कोई एक क्वांटिटी चेंज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगी। यही है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो हमने फॉर्मूलेज अप्लाई किए हैं तो हमने क्या किया? एज्यूम किया है, हमने एज्यूम करके माना है, तो फिर यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ, ये वाली इक्वेशन हर जगह वैलिड नहीं है। तो कब कब वैलिड है? वैलिडिटी और अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हम हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ एजम्पशन माने थे, एनर्जी लॉस को ज़ीरो कंसीडर किया था, जबकि पाइप में हमारा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस आएगा। तो कंडीशन टू अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन, क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट, पहला तो हमारा डेंसिटी हमने सेम लिया है, तो लिक्विड हमारा कैसा होना चाहिए? फ्लूइड हमारा कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा क्या है? एस नो एनर्जी लॉस, we have considered no energy loss, बट हमारा एक्चुअल में क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा, बट इन रियलिटी देयर इज एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। सो इसलिए इक्वेशन को हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब इक्वेशन इज ओनली अप्लाइड व्हेन energy losses
और 0, कोई भी एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। थर्ड हमारा, जितना मास एंटर कर रहा है उतने ही मास आउट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लो इज स्टेडी, क्योंकि ये हमारा स्टेडी केस में ही होगा। फोर्थ, फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब है फ्लूइड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, सो दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर टर्बुलेंट और अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी या टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। नोट कर सकते हैं इसे। इक्वेशन क्या आई थी? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी को देखें, हाफ रो वी स्क्वायर, हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो ये क्या आ गया? हाफ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होता है mgh। इसे भी अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? रो जी एच। तो रो जी एच हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाली क्वांटिटी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वाली क्वांटिटी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। P हमारा क्या है? प्रेशर। इसी इक्वेशन को कंसीडर करते हैं एलिवेशन। सपोज हमारे पास ये कोई पाइप है, यहाँ पे वेलोसिटी है v1, यहाँ पे वेलोसिटी है v2। हम बेस लाइन इसी को मानेंगे, तो h यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर इक्वेशन अप्लाई करें तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, दिख रहा एरिया कम हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एज V2 इज ग्रेटर देन V1,
अगर V2 की वैल्यू ज़्यादा है V1 से, V2 हमारा ज़्यादा है, V1 हमारा कम है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू कम। V2 अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। V1 कम है तो ये पूरी वैल्यू कम होगी, कम होगी। कम है तो यहाँ पे मतलब P1 का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, P2 का वैल्यू कम होना चाहिए। तो P2 इज़ लेस देन P1। इसी प्रेशर के चेंज की वजह से वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करता है।